हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और कैसा आप लोग की स्टडी चलती होगी? बिल्कुल सही से होगी और मज़े में चलती रही आपकी स्टडी। और चलिए, आज मैं आपको जो है इंडियन पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है अनुच्छेद में आपको बताऊंगा आज। और इस पे जो है ना मैं कुछ जो बोला जाए सारे डीप में जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको ही आज हम आपको डिस्क्रिप्शन और उसके एनालिसिस वो आप करवाने जा रहे हैं। और जहाँ तक की सवाल रह गई इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान का, तो जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो लगभग में हमने करवा दिया हुआ है। कोई ऐसा जो है ना टॉपिक अब तो छूट नहीं रहा है, रह गया। अब एक लास्ट एमेंडमेंट की जो 105 एमेंडमेंट हुई है अब तक भारतीय संविधान में, अगर देखा जाए आपको इंडियन पॉलिटी में, तो 105 एमेंडमेंट में जहाँ तक की बातें हैं, वो 105 एमेंडमेंट में सारे एमेंडमेंट इंपॉर्टेंट्स नहीं होते, मगर कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं एमेंडमेंट जो संशोधन हुए हैं। तो उन संशोधन में जो रह गई आपकी बातें, जो इम्पोर्टेंस है अमेंडमेंट, उसको हम बताएंगे। और रह गई जो बाकी की जो अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट्स जो है ना वो देखना होता है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंस है वो हम बताएंगे, मगर अभी आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान की इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स अनुच्छेद, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। और ये टॉपिक एंड होने के बाद से अब हम जो है इंडियन इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक को स्टार्टिंग किया जाएगा। मगर है कि आप जो चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। और मैं आपसे एक ये चीज़ें भी बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी इसको गहन से अध्ययन और जो बोला जाए स्टडी है वो थोड़ा डीप में आप लोग कीजिए। और हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शुरू में आप लोग वाचिंग करते हैं, वाचिंग करके छोड़ देते हैं, तो आप लोग को जो बीच में हम कुछ ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताते हैं जो छूट जाती है, जो एंड तक रहता है। तो एंड तक की जो रहती है, जो आपको बताया जाता है, जो टॉपिक्स में जो फैक्ट्स है, जो इनसाइड है, जो आपको कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को जो है ना आप लोग पहले छोड़ेंगे तो वो मिलेगा नहीं। कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो जरूरत का इंपॉर्टेंट की चीजें होंगी जो छूट जाएगी आपको। तो आप एंड तक वाचिंग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग साथ दीजिए। सबसे बड़ा चीज ये है कि आप लोगों से मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान दें। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको इंडियन पॉलिटी में आपने जो देखा है, हमने जो भी पढ़ाया बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो वो सब हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें वही बताई हुई है आपको। ये नहीं कि इधर उधर की बातें या कुछ इस तरह की बातें आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप एक टॉपिक को या एक चैप्टर को स्टडी करते हैं तो कम से कम 3-4 घंटा टाइम लगता है। उसमें हमने आपको 45 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर ही आपको एक चैप्टर को हमने पूरा जो है पूरे निचोड़ करके और वो सब सारा सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो आप लोगों को जो है ना बुक्स में जहाँ तक करेंगे, आप बुक्स उठा के देखें, हमने जो भी बताया हुआ है आप उठा के देखो। ये नहीं है कि उसमें हमने कहीं इधर उधर की बातें या कुछ इस तरह की बातें, हमने जो भी है इंपॉर्टेंट चीज ही आपको बता रहे हैं। अब रह गई आपको, अब मैं अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। इन भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला भाग फर्स्ट में आपको है भारत संघ, संघ है और राज्यों का समूह है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत राज्यों का संघ है। और ये जो है इसमें जो आता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है इसमें आपको आर्टिकल्स आते हैं। भारत और उसके राज्य संघ, भारत संघ है और राज्य समूहों का जो बोला जाए एक पूरा ज्वाइंट है। तो इसमें आर्टिकल से 104 तक आते हैं। अब 1 से 4 तक क्या है इसमें? पहला आर्टिकल तो ये हो गया कि भारत, फर्स्ट आर्टिकल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। भारत फर्स्ट में क्या है आपका? संघ और राज्य। भारत एक संघ है और राज्यों का समूह है, ठीक। आर्टिकल ये फर्स्ट में आता है। और सेकेंड में आपको क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 में आता है नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम को लिया गया था, ठीक ना। ये है नए राज्यों को प्रवेश किया जाता है, जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। आर्टिकल 3 में राज्य के क्षेत्र और उनके सीमाओं को घटाया और बढ़ाया जा सकता है या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये किस में आता है? आर्टिकल 3 में आता है। तो ये रह गया। अब इसके बाद जो है तीसरा भाग 2 में आता है। भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता। नागरिकता का आर्टिकल कितने में वर्णन किया गया आपको? 5 से 11 तक किया गया। और नागरिकता का जो है भारत में जहां तक का संबंध है, जन्मजात नागरिकता, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या फिर कोई बाहर विदेशी जो भी है वो भारत में आके 5 साल अस्थायी रूप से निवास करे, उसके बाद उनको नागरिकता दी जाती है। तो ये आर्टिकल से 5 से 11 तक आता है भाग 2 में, ठीक ना। भाग 3 में अब आपको है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये क्या है आपको? 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 32 में राइट्स का है, जो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया गया था, ठीक ना। और राइट्स का जहां तक का सवाल है, मौलिक अधिकारों का, तो अपने देश में बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत अहम भूमिका है। और हर किसी के जीवन में जो देखा जाए, लाइफ में देखा जाए,
तो ये काफी एक तरह से देखा जाए तो बहुत एक बोला जाए भूमिका भूमिका बोलिए आप या फिर इंपॉर्टेंस बोलिए, महत्व बोलिए तो है। राइट्स का जो है, राइट्स में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। कुछ जो है आपात के टाइम में या जब देश में किसी तरह की कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, या आपको 360 का हो गया, या फिर इमरजेंसी लागू हो गया, या किसी स्टेट में जब लागू होता है, तो वहां पे जो है ना केंद्र गवर्नमेंट यानी केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती करती है। ठीक, दूसरी बात रहेगी आपकी ये 12 से 35 तक के राइट्स का है। और अच्छा, अमेरिका में जो बोला जाए, पूरे वर्ल्ड में जो बोला जाए, आपको विश्व में देखा जाए तो यूएसए की जो यूएसए में जो राइट का वहां पे जो उनका सिस्टम है, मौलिक अधिकारों का सिस्टम, ये पूरे विश्व में सबसे जो है ना बोला जाए ताकतवर, एक जो बोला जाए बहुत पावरफुल जो है वहां पे मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और वहां पे निर्वाह भी किया जाता है जीवन यापन में। वहां पे पूरा उनकी शैली में जो देखा जाए राइट्स को लेके बहुत इंपॉर्टेंट। अमेरिका का कोई भी एक भी नागरिक अगर कहीं विदेश में उसका कोई क्षति पहुंचता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट इमीडिएटली उसी टाइम में एक्शन लेती है, और अपनी एजेंसी अपनी गवर्नमेंट को, वहां की गवर्नमेंट, वहां की जनता मांग रखती है कि वहां पे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राइट्स का अगर देखा जाए उपयोग तो अपने भारत में भी बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है ना यहाँ पे अपने देश में, जो संविधान की तरफ से हमें जो राइट्स मिला हुआ गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राइट या लॉ की तरफ से जो कानूनी या शासन प्रक्रिया में देखा जाए राइट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो शायद किसी देश में नहीं मिलता है। पहले जो है अमेरिका, पहले सबसे पहले यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। अमेरिका में जो राइट्स का जो बोला जाए आपको नागरिकता का वो मौलिक अधिकारों का, उसके बाद भारत में बोला जाए। और हमारी जो भारतीय संविधान का जो प्रणाली और जो संरचना है जो है संघात्मक जो रूल जो बोला जाए स्ट्रक्चर, जो पूरी व्यवस्था को राज्य और केंद्रों के अधीन जो एक ज्वाइंट का जो काम किया करता है, जो रखा गया है, वो रखा गया आपको यूएसए के संविधान या मतलब यूएसए फेडरल जो वहां का संघात्मक प्रणाली उससे अडॉप्ट किया गया, और कनाडा के संघात्मक प्रणाली को अडॉप्ट किया गया। यूएस का जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वहां पे स्टेट और केंद्र का जो रोल है वो एक तरह से वहां पे सीनेट का और फिर वहां के प्रेसिडेंट हाउस का वो सब सारी वहां के चुनाव प्रणाली, और अपने यहाँ का जो भारत का जो है आपने देखा है यहाँ के पार्लियामेंट का क्या रोल है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट यहाँ पे संसदीय कानून बनाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, वहां से पारित होकर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, चीफ जस्टिस के पास, वहां पे जब स्टैंप लगता है, मोहर लगता है, तो वो कानून रिफॉर्म पूरी तरीके से सडनली लागू होकर फिर वो कानून बनता है। तो ये जहां तक का है अपना भारत एक संघात्मक प्रणाली के तौर पे संघात्मक प्रणाली है, केंद्र है, केंद्र के अधीन राज्यों को जो है ना राज्यों का समूह मिलाया गया है, और इसमें एक जो है यूनियन टेरिटरी भी आता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र के अधीन चलाया जाता है। गवर्नर जो है केंद्र के अकॉर्डिंग वहां पे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे उनको मनोनीत किया जाता है, वहां पे उनकी जो शपथ दिलाई जाती है केंद्र शासित प्रदेश में, और यहाँ से पूरा संचालन सरकार का वहां पे स्टेट का वो सब व्यवस्था वो चालू होता है। तो ये रह गया, ये सब चीजें मैं आपको आगे जो है बताऊंगा, वर्णन करूंगा। और रह गया ये मौलिक अधिकारों का भाग 3 में आता है, 12 से 35 तक है, और 32 का मैंने आपको बता ही दिया। आपको मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 में जो है यूएसए से अडॉप्ट किया गया, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब रह गया ये 12 से 35 तक, इसमें समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार है। हमारे यहाँ जो है ना भारत में, यूएसए में बहुत सारे ऐसे स्टेट जो है, देश है, कंट्रीज है जहाँ पे ये प्रणाली लागू होती है, मगर भारत का जो बोला जाए शासन प्रणाली जो बोला जाए वो काफी एक तरह से मजबूत प्रणाली है, और वो पूरी तरीका से देखा जाए सक्षम है। किसी तरीके से समानता का जो है यहाँ पे बिल्कुल इक्वलिटी है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, और किसी तरह का अगर कोई भेदभाव करता है तो आप जो है कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। आप अपने राइट्स के लिए, आप समानता के लिए, स्वतंत्रता के, आपके फ्रीडम पे कोई अंकुश लगाना चाह रहे हैं तो आप कोर्ट के दरवाजा से अपने आप आवाज उठा सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक ना। शोषण के विरुद्ध कोई आपको हरासमेंट कर रहा है तो हरासमेंट में कई सारे जो है आर्टिकल्स हैं, कई सारे जो है ना केस जो है सेशन भी है जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं और उस व्यक्ति को आप खींच भी सकते हैं कि आपके फ्रीडम पे क्यों अंकुश लगाया जा सकता है। आपको आजादी, आपकी आजादी पे कोई अंकुश नहीं लग सकता है। जो संविधान और जो कानून हमें जो अधिकार, जो हमें फ्रीडम आजादी के लिए हमें जो दी गई है, हमें जो राइट्स दिया गया, उस पर हम जो है भारत सरकार या संविधान जो बोला जाए संसद हो गया या आपको एससी सुप्रीम कोर्ट हो गया, उस पर कभी भी अंकुश नहीं लगा सकती, ठीक ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म यहाँ पे भारत, आपको पता है कि भारत एक बहुल देश है और यहाँ पे बहुल जाति प्रजाति और बहुल धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। यहाँ पे सबका अपना अपना राइट्स है और सब अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो ये ठीक ना। संस्कृति और शिक्षा, किसी के संस्कृति पे आप कोई भी जो है ना टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर भेदभाव आप करते हैं अगर तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर शिक्षा की इक्वेलिटी सबको दिया गया, अधिकार दिया गया है कि वो अपने एजुकेशन को ले सकता है,
अपनी एजुकेशन को जारी कर सकता है, किसी के जो है ना एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं डाल सकता, ठीक है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ आया ना यहाँ पे, यानी आपके राइट्स, फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता, शोषण, शिक्षा पे अगर किसी तरह का कोई अगर प्रहार करता है, किसी तरह का कोई अंकुश लगाया जा सकता है, कहीं हनन हो सकता है, तो आप कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आप संज्ञान दे सकते हैं कि संज्ञान लेके हमारे राइट्स का हनन हो रहा है। चीफ जस्टिस के पास आप संज्ञान के लिए भेज सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास आप भेज सकते हैं कि आप जो है मीडिया, आप जो बोला जाए संचार के माध्यम से, या आप आवाजों को आपका बुलंद कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, आप जो लोगों में आप ये कर सकते हैं कि मेरा ये हनन हो रहा है, ऐसा है, और जो राइट्स हमें जो संविधान और कानून दी गई, मगर उस कानून के अधीन कुछ ऐसे जो है कुछ ऐसे जो अधिकार जो दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है संविधान की तरफ से, वो आपको कानून और लॉ इन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही आपको चलना होगा। ये नहीं कि आपके मन के मुताबिक जो भी आ जाए अब चलने का, भाई मेरा तो ऐसे हो रहा है, मेरा वैसे हो रहा है, नहीं, ये चीजें नहीं लागू हो सकता है। जो संविधान आपको जो राइट्स दे रहा है, जो मौलिक अधिकार दे रहा है, जो मूल कर्तव्य, उस पर आप उठा सकते हैं। या किसी के साथ में किसी तरह कोई जाति होती है, कोई बर्बरता होता है, या किसी तरह से कोई उसके साथ में टॉर्चर होता है, या फ्रॉड होता है, जो बोला शोषण होता है उसके समय, या राइट समानता पे जो है आपको, तो आप इसके लिए जो है बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है, उसको जो है आप बहुत सारी चीजें आपको दी गई है राइट्स पे, ठीक ना, वो आपका अपने अधिकारों को आपको खुद पता होना चाहिए। उसके बाद भाग 4, देखिए भाग 4 में मूल कर्तव्य हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, हमने कहाँ से लिया, रूस से लिया है। और ये कब 1976 का जो है 1976 में जो है सवर सिंह के सिफारिश के मुताबिक जो है ना मूल कर्तव्य को अडॉप्ट किया गया था और लिया गया था। ये क्या है, भाग 451 के ए में मौलिक कर्तव्यों को वर्णन किया गया है, ठीक है। आप तो ये रहा आपके मूल कर्तव्यों के बारे में। और मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो है ना अमेंडमेंट जो है काफी 105 अमेंडमेंट हुए और काफी अमेंडमेंट जो है ना इंपॉर्टेंट है, मगर उसमें जो है ना 1951 का जो अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट हुआ था, भूमिदारी जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन को अंत करना था, जो पूरा बिल्कुल नई तरीका से सरकार गवर्नमेंट जो है ना 51 में संशोधन, पहला संविधान संशोधन को, अमेंडमेंट को पारित करके लाया था। जमींदारों को जो है ना, जमींदारों उन्मूलन को खत्म करना था, जागीरदारी प्रथा को खत्म करना था, ठीक। और सीमाओं का निर्धारण, जो भारत के जितने भी सीमाएं हैं वो कैसे कैसे लगेगा और कहाँ कहाँ उनका कैसे कैसे जो है पड़ोसी देशों से लागू हुआ, तो ये सब चीजें मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, तो ये रहा इसमें, ठीक। उसके बाद भाग 5, आपको पार्ट 5 में जो है राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति का वर्णन किया गया भाग 5 में। ये जो है आपको आर्टिकल्स 52, 53 और 54 में राष्ट्रपति का वर्णन जो है ना आता है, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक ना। आर्टिकल 52 में, ठीक। आर्टिकल 53 में जो है राष्ट्रपति का कार्य और शांति का वर्णन है, राष्ट्रपति कैसे अपने कामों को निर्वाह करेंगे और वो देश में शांति बनाने के लिए वो कैसे, उनका क्या क्या रोल है, तो वो चीजें। आर्टिकल 54 में जो है आपको निर्वाचन, राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है और निर्वाचित करके कैसे जो है उनको शपथ दिलाई जाती है, फिर उसके बाद ये सब सारी लोकसभा और राज्यसभा से प्रक्रिया इनकी सब सारी सब MLC के थ्रू होता है, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो 54 में वर्णन किया गया, आर्टिकल 54 में। अब आइए, अब आपको भाग 6 के बारे में मैं बता रहा हूँ। भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है, ठीक ना। ये भाग राज्यपाल का वर्णन किया गया, ये क्या है, आपको 153 में जो है ना राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया। ये क्या है, आर्टिकल्स, ये क्या है, ये क्या है आर्टिकल्स, तो ये क्या है आपको आर्टिकल्स 154 में राज्यपाल का, ठीक ना। ये रह गया आपका राज्यपाल का वर्णन किया गया, ठीक। और इसमें 153 में राज्यपाल का वर्णन किया गया, राज्यों का पद, यानी राज्यपाल जो है अपना पद कैसे ग्रहण करेंगे और कैसे वो अपने जब उनकी मनोनीत किया जाता है, जब उनको शपथ दिलाई जाती है तो कैसे। एक आर्टिकल 154 में राज्यपाल के कार्य और शक्ति का वर्णन है, ठीक। आर्टिकल्स 155 में आर्टिकल्स 155 में जो है आपको इसमें राज्यपाल का निर्वाचन का वर्णन किया गया, यानी राज्यपाल को कैसे जो है निर्वाचित किया जाएगा और उनके पदों को ग्रहण करवाया जाएगा, ठीक। उसके बाद आप आइए आर्टिकल्स जो है 61, आर्टिकल 61 में जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें राष्ट्रपति पे महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाएगा तो कैसे लाया जाएगा, कब कैसे उन पे ये किया जाएगा और कितने दिन की महाभियोग लाने से पहले उनको जो सूचित किया जाएगा वो कितने दिन पहले किया जाएगा। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाए, महाभियोग के थ्रू किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा में। लोकसभा में प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों तरफ से, दोनों सभाओं में पारित होने के बाद से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। ये क्या आर्टिकल 61 में वर्णन है। अब आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति दिया गया है, राष्ट्रपति के पास अतिरिक्त पावर होता है
वो फांसी तक को माफ कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति को अतिरिक्त पावर दिया गया, वो माफी जो है फांसी तक के माफी को माफ कर सकता है, फांसी तक की सजा को माफ कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी के फांसी की सजा को टाल सकती है। ठीक, तो ये रह गया आपको आर्टिकल 72। अब आइए आर्टिकल 123 में अध्यादेश। अध्यादेश, जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो तो देश में कोई भी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति सरकार को अपील कर सकती है कि वो राज्यसभा और लोकसभा को कार्रवाई क्यों नहीं चल रही, क्यों बाधित है, कार्रवाई करने की अपील कर सकती है। अगर नहीं होता है तो इम्प्लीमेंट कर सकती है और मंत्रिमंडल की सिफारिश लागू होने तक होना आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को आह्वान कर सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा का कार्रवाई क्यों बाधित है। मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चलती हो तो देश में कोई भी कानून की आवश्यकता हो, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर उसे कानून को लागू इंप्लीमेंट कर सकता है, पर मंत्रिमंडल की सिफारिश लागू होना आवश्यक है। ठीक ना, मंत्रिमंडल, लोकसभा और राज्यसभा, मंत्रिमंडल मतलब लोकसभा प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनके मंत्रिमंडल के जो है, और विपक्ष के नेताओं को भी जो बोला जाए सहमति होना जरूरी है। ठीक, कोई भी कानून बनाने से पहले अगर राष्ट्रपति कोई कानून बनाती है तो। और उसके बाद अब आता है आर्टिकल्स 143 सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल्स 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया। राष्ट्रपति को अगर आवश्यकता है तो कोई भी कानून बनाने की तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकती है। राष्ट्रपति ले सकता है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, सिर्फ सुझाव या मतलब सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति पर निर्भर करता है या माने या ना माने। मतलब क्या है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ सलाह ले सकता है, बाध्य नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सलाह माने या ना माने वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक, अब इसके बाद जो है ना उपराष्ट्रपति आइए। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति पद एवं उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें वर्णन है? आर्टिकल 63 में वर्णन है। आर्टिकल 63 में वर्णन है। ठीक ना, आर्टिकल 64 में क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या है। आर्टिकल 64 में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो सभापति होते हैं, उसका कोई भी सैलरी नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा में सभापति होते हैं, कार्य करते हैं तो सैलरी मिलती है उनको। ठीक, ये रह गया आपको ये। अब इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आपको है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री। ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता भी है। और आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पे जो बोला जाए हमारा पूरा संविधान, जो पूरा संसद जो टिका हुआ है, जिसका बेस बोला जाए वो प्राइम मिनिस्टर पे ही है। ठीक, और जितने भी कानून और जितने भी अमेंडमेंट होना है और जितना भी होना, प्राइम मिनिस्टर के जो मंत्रिमंडल है उनके थ्रू, और विपक्ष का भी इसमें काफी रोल होता है। ठीक ना, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, ऑपोजिशन पार्टी की भी काफी रोल होती है। ठीक ना, तो चलिए अगले टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ जो है प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री का जो है ना आर्टिकल 74 में जो है ना इनका वर्णन किया गया, मंत्रिमंडल का। ठीक ना, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन है, 74 में मंत्रिमंडल का वर्णन है। ठीक, 76 में जो है ना महान्यायवादी का वर्णन है, 163 में मंत्रिमंडल के कार्य और उनके पदों का वर्णन है। ठीक, आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का आवाज है। ठीक ना, यहाँ पे अब यहाँ से क्या है, आर्टिकल्स में जो है आपको मुख्यमंत्री, चलिए इसके बाद स्टेट पे जब हम आएंगे तो मुख्यमंत्री के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहले अब ये प्राइम मिनिस्टर का जो हम ये करवा रहे हैं, मंत्रिमंडल और इनका जो कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ना, आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। ठीक ना, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है। ठीक है, ये रह गया आपका आर्टिकल। उसके बाद जो है अब आता है आर्टिकल 100 निर्णायक मत है। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन है, यानी आर्टिकल 108 ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन मतलब जब कोई सत्र चल रहा है, जब कोई अधिवेशन पे चर्चा हो रहा है, या जो उसमें कोई परामर्श या फिर किसी बोला जाए किसी प्रस्ताव को पारित होने पे जो चर्चा के लिए जो बुलाया जा सकता है, तो दोनों सदन को संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक ना, आर्टिकल 110 में धन अधिवेशन है, धन यानी धन विधेयक पे जब अधिवेशन बुलाया जाता है, जब चर्चा किया जाता है, तो ये चीजें जो है ना आपको किसमें 110 में है। आर्टिकल 112 में बजट का है, जब बजट जब पेश किया जाता है, बजट जब पेश किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में, जब बजट लाई जाती है, तो जो पक्ष विपक्ष जो सदस्य होते हैं, जो है आपको पक्ष हो गया, ऑपोजिशन हो गया, तो उस टाइम में जो है ना सारे बजट को पेश किया जाता है कि बजट कौन कौन से बजट किसमें कितना जो है ना बजट आ रहा है, रेल में क्या है, शिक्षा में क्या है, आपको कानूनी व्यवस्था पे, प्रशासन व्यवस्था पे क्या है, कितने कितने बजट ले आया जा रहा है। आर्टिकल 117 में क्या है, 117 में वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक संसद के अंदर लाया जाता है
तो ये वित्त विधेयक आएगा तो कैसे आएगा, सदन में जब बुलाई जो कार्रवाई होगी, तो जब लोकसभा के जो सभापति होंगे वो कार्रवाई के लिए बोलेंगे, और जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होंगे उसमें चर्चा भी, जो उनका चर्चा होगा, फिर होगा वो सब सब चीजों को वहां पे विचार विमर्श करके जो आगे पारित किया जाएगा, आगे कानून के लिए भेजा जाएगा, और फिर वो कानून बन के रिफॉर्म जो पूरा सडनली तरीके से फॉर्म होकर वो फिर लागू होगी, ठीक ना। आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल है, 75, 76, ठीक ना। और इसमें क्या है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, और इसका प्रधानमंत्री प्रधान होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति की सहायता मतलब कॉपरेशन के लिए क्या मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, और प्रधानमंत्री इसका प्रधान होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति का जो है ना रोल सिर्फ जो है, एक बोला जाए ना, आपको बोला जाता है ना, एक सिक्के की पहलू होती है, दोनों सिक्के के दो पहलू, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति एक चिन्ह है, बाकी जो है ना भारत में राष्ट्रपति का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर कहीं कहीं जो है ना इंपॉर्टेंस उनकी है, जैसे कुछ शक्ति उनको दी गई है, जहां पे फांसी की शक्ति हो गई, कानून का जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी कार्रवाई, मतलब कोई भी सदन नहीं चल रहा है, स्थगित कर दिया गया है, तो उस टाइम में राष्ट्रपति जो है ना फटकार लगा सकती है दोनों सदन। तो ऐसा नहीं है कि दिया गया, मगर एक बोला जाए प्रधानमंत्री जो है ना पार्लियामेंट के अंदर में प्रधान होता है, वो अपने मंत्रिमंडल, और जो राष्ट्रपति भी जो होंगे इंडिया के प्रधान, जो जिसकी सरकार होगी राष्ट्रपति भी उनके हिसाब से ही काम करेगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह से ही काम करेगा, रह गया। अब आइए आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ये आ गया आर्टिकल 76 में। तो देखिए जो है आज मैं आप लोगों को ये सारी चीजें महान्यायवादी के बारे में, तो मैं आपको इसके बाद महान्यायवादी के बाद सीएजी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको आता है, तो इसलिए मैं जो आर्टिकल्स को आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको हमारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी वीडियो जो आपके पास जा रही है, वाचिंग आप कीजिए। तो ये जो महान्यायवादी एक वित्तीय अधिकारी होता है, ठीक है, ये कानूनी सलाह भारत सरकार के क्षेत्र, भारतीय कानूनी सलाहकार भारत सरकार को देता है। ये क्या है, महान्यायवादी क्या है, वित्तीय सरकारी अधिकारी होता है, ठीक ना। ये कानूनी सलाह किसको देगा, भारत सरकार को देगा। जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, इस प्रकार महान्यायवादी होता है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मगर सिफारिश मंत्रिमंडल की होती है, मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कानूनी सलाह प्रधानमंत्री को देता है, ठीक ना। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है मुख्यमंत्री, सीएम, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं। इनका आर्टिकल 163 में है मंत्रिमंडल का, ठीक ना। 163 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति राज्यपाल करता है, 164 में मुख्यमंत्री का वर्णन है, ठीक है, 165 में आर्टिकल्स में। चलिए अब अगला टॉपिक मैं आपको बताऊं, संसद। आर्टिकल्स जो है ना, संसद कितने आर्टिकल्स में आते हैं, आर्टिकल 79 में आता है। लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पास कर कानून बनाया जाता है, ठीक ना। संसद आर्टिकल 78 में आता है। जब भी कोई कानून बनेगा, कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है, और इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, कोर्ट से होता है, एससी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है हम लोगों के टाइम में 2009, 10 और 11 में, ठीक ना। 2009-10 बैच में जो है ना ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, और ये मेंस के भी क्वेश्चन रहा हुआ है, आप लोग उठा के देख लीजिएगा पीछे की तरफ। अब आर्टिकल्स आइए, आप 79 तो हो गया, आपको बोला संसद। आर्टिकल्स 80 में आइए, राज्यसभा, ठीक ना। राज्यसभा के लिए जो है ना आर्टिकल्स 80 में, लोकसभा आर्टिकल्स 81 है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में ही कोई प्रस्ताव पारित करके और कानून बनाया जाता है। आपको पता है ना, संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा, कोई भी कानून पारित होगा या कोई भी अमेंडमेंट होगा, तो ये चीजें आपको, ये आ गया आपको। आर्टिकल 79 क्या है, संसद है, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा है, तो ये चीजें हो गई। अब आइए आप आगे की तरफ, विधानमंडल, ये क्या है, राज्य के लिए विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों क्या है, राज्य के लिए होता है, स्टेट के लिए। ये क्या है, विधानसभा कितने में आएगा, आर्टिकल 168 में आएगा, ठीक ना। आर्टिकल 168 में विधानमंडल, ठीक। आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा है, ठीक। विधानसभा क्या है, आर्टिकल्स कितना है, 170 है, और विधानमंडल कितना है, आर्टिकल 168 है। आर्टिकल 175 में क्या है, विधान परिषद है, ठीक। तो ये चीजें जो है ना, ये कहाँ है, ये राज्य के लिए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, विधान परिषद किन किन राज्यों में, 6 राज्यों में है, ठीक ना। पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, मगर जम्मू एंड कश्मीर में 370 वाला जब मसला आया, 370 का जब वहां पे विशेष राज्य का दर्जा जब समाप्त किया गया था और केंद्र के अधीन लाया गया था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, राज्यसभा को जो बोला जाए, राज को कटिंग जो बोला जाए, राज को जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके लोकसभा और राज्यसभा में कानून प्रस्ताव पारित किया गया, और केंद्र सरकार जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट में डिवाइड किया,
जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को, तो केंद्र शासित प्रदेश के, तो वहां पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर से विधान परिषद को खत्म कर दिया गया, ठीक ना। और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद अभी लागू है। कौन कौन से राज्य हैं? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक ना। जम्मू कश्मीर को तो बता ही दिया कि जो है विधान परिषद वहां पे समाप्त कर दिया गया। और आंध्र प्रदेश ने भी यह विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है, पास करके खत्म किया, मगर केंद्र सरकार के अधीन यह प्रस्ताव जो है ना ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ये आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना, अब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीजें जो है ना थोड़ा आप सडनली इसको अच्छे तरीके से आप लोग देखिए और वाचिंग कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारी वीडियोस को, आपको खुद सब कुछ आपको नॉलेज मिलता चलेगा, आपका कंसेप्ट और इनसाइट जो है ना, आपको जो बोला जाए फैक्ट्स वो सब आपको मिलता चलेगा। और सिर्फ जो है आपको जो टॉपिक यूपीएससी से जो रिलेटेड है वही डालने, हम ये नहीं कि इधर आस पड़ोस, मामा, चाऊ, ताता, ताया, ताऊ के बारे में हम बताएं आपसे, ठीक ना। तो ये नहीं है, जो भी इंडियन पॉलिटी में हमने जो भी बताया वो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट है। और ये भी बताया यूपीएससी के अकॉर्डिंग बताया कि यूपीएससी से जो आते हैं, जो टॉपिक जो है, जो आपके चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, जिससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं आप लोग को आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो बता ही रहा हूँ सब कुछ। अब चलिए अब आ जाइए अगला आर्टिकल्स में, आपको ये जो है ना आर्टिकल्स 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ चुका है आप लोगों को, तो आप लोग इसको थोड़ा सही से देखें। निर्णायक मत, निर्णायक मत, अगर किसी मुद्दे पर लोकसभा में वोटिंग हो रही है और दोनों जो बोला जाए सत्ताधारी सरकार और विपक्ष, पोजीशन और ऑपोजिशन की वोटिंग सेम हो, तो वहां पे क्या है, लोकसभा के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, महोदय अध्यक्ष, वो वोटिंग का अपना अधिकार का उपयोग करके वोट दे सकते हैं। वो भी मगर ज्यादातर देखा जाए तो वो सत्ताधारी पार्टी को ही, अब तक जितने भी निर्णायक मत पड़े हुए हैं इनके तरफ से, महोदय अध्यक्ष के तरफ से, तो वो जो गवर्नमेंट पोजीशन में रहती है उनके अकॉर्डिंग ही पड़ता है, ठीक। तो ये है कि किसी भी मुद्दे पर लोकसभा में वोटिंग हो रही है और वोटिंग बराबर हो, तो अध्यक्ष महोदय जिस पार्टी को वोट देंगे वो कानून बन जाएगा, मतलब वो पारित हो जाएगा, ठीक ना। जैसे विपक्ष है, किसी मुद्दे पे कोई प्रस्ताव पारित नहीं होना देना चाहती है और जो पक्ष है वो चाहती है कि इसको पारित हो, तो वहां पे अध्यक्ष महोदय वोटिंग करेंगे और ऑटोमेटिक है जो वो पास हो जाएगा, वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये रहा आपका आर्टिकल से 100 में। अब आइए आर्टिकल 108 108 में, इसमें क्या है, संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा में अगर कोई बिल अटक जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा से राज्यसभा में कोई बिल नहीं पहुंच पाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को बुलाती है, बुलाया के राष्ट्रपति महोदय द्वारा बुलाया जाता है और आह्वान किया जाता है कि ये बिल को राज्यसभा में भेजा जाए या इसको पारित किया जाए, ठीक ना। तो ये राष्ट्रपति का यहाँ पे एक निर्णायक जो बोला जाए, एक निर्णायक उनका डिसीजन होता है और एक पावर भी है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक ना। तो ये हो गया। अब आगे आइए आप जो है, ये तो हो गया आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकती है बैठक के लिए, ठीक ना। अब अगला टॉपिक में आइए आप, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या है, धन विधेयक है। धन विधेयक क्या है, सरकार को धन लाने की प्रक्रिया को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। क्या सरकार के द्वारा कोई भी विधेयक, धन विधेयक अगर लाया जाता है, वो कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, धन विधेयक बोला जाता है, धन के मामले में, ठीक ना। अब इससे ही रिलेटेड आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 117 हो गया। आर्टिकल 117 में क्या, आपको वित्तीय विधेयक है। वित्तीय विधेयक क्या होता है, ये भी धन विधेयक से रिलेटेड है। तो ये रखिएगा, ये आप उस टाइम का 2009, 10 और 11 का मेंस का क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। और ये आपको 2004 और 5 में और इवन ये 7 में, उस टाइम का 2010 में, अच्छा जो ये भी क्वेश्चन था, सीआरआर से भी क्वेश्चन था, सीआरआर और एसएलआर से भी क्वेश्चन था, आरबीआई से भी क्वेश्चन था। तो ये जो है ना विधेयक, मैं इसलिए जो है ना इकोनॉमिक का आपका नाम ले रहा हूँ, एसएलआर सीआर का, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक का, ये दोनों टॉपिक आ रहे हैं। तो आप वहां पे देखिएगा कि जो है, जो आरबीआई जो है बैंकों को देती है ऋण पे, तो एसएलआर का कैसे रिटर्न होता है और एसएलआर का क्या उस पे प्रोसेस और प्रोसीजर होता है, वो खैर इकोनॉमिक का चैप्टर हम जब चालू करेंगे तो वो सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे, ठीक ना। अब 117 आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 में जो है आपको वित्तीय विधेयक है। वित्तीय विधेयक है, सरकार द्वारा जो धन की निकासी होती है और कैर की प्रगति में लाया जाता है, उसे कैर की प्रगति में जो धन लगाया जाता है उसे धन विधेयक बोला जाता है। जैसे बोला जाए रोड बनाना, पुल बनाना, सरकारी भवन बनाना या सरकारी किसी कामों पे खर्च करना, उसको क्या बोलते हैं, धन विधेयक बोलते हैं। तो ये जो है टॉपिक जो है, मैं आज आप लोगों को ये सब चीजें। अब अगला टॉपिक जो है आपको, वो है बजट। बजट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि फरवरी और मार्च में बजट पेश होता है। बजट पेश होता है तो बजट की इतनी मोटी बुक्स भी आती है,
जो आपको बोला जाए पार्लियामेंट के थ्रू जो संसद में पेश किया जाता है, और उसकी एडिशन एक एक बजट की एडिशन भी निकलती है और बुक्स भी आती है। तो सर आप उसमें देखते भी होंगे कि बजट में क्या है, उसमें जो योजना प्लानिंग होता है उससे भी होता है, रेल पे कितना जो है धन दिया गया, कितना बजट में पेश किया गया, कितना जो बोला जाए पैकेज दी गई, और जो स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैकेज, स्टेटों को कितने पैकेज दिए गए, जो बोला जाए सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी, जो जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, या जो सरकारी कर्मचारियों में जो ये सब चीजें जो हो गए, या बैंकिंग सेक्टर में आप चले जाएं, या फिर आपको जो है ट्रेड एंड कमर्स के सेक्टर में आप चले जाइए, तो बजट में ही पेश किया जाता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैकेज आ रहा है, धन और व्यय का, आय का, व्यय का, खर्च का लेखा जोखा का अनुदान होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, सरकार द्वारा लेखा जोखा पैसे जो आय व्यय में होता है बजट के थ्रू, ये क्या आर्टिकल 112 है। अब आगे आइए आर्टिकल 116 लेखा अनुदान। कुछ खर्चों का वर्णन एक बिल लाकर उसे पास करा लिया जाता है, उससे शेष राशि वाला बिल को लेखा अनुदान किया जाता है। जैसे कुछ जो है ना राशि बच गई है, या कुछ खर्चों का वर्णन जो है किसी बिल में लाके और उसको पास लोकसभा से करवा लिया जाए, और जो वो शेष राशि जो बचेगी उसको लेखा अनुदान कहा जाता है। मतलब जो पास करवाया जाए, जो जिस पे प्रस्ताव पारित हो जाए, जिसके खर्चों का वर्णन एक बिल लाकर पास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शेष राशि वाले बिल को लेखानुदान कहा जाता है, ठीक है। आप अब आगे आइए सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। जैसे सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे केंद्र में, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से क्या रिलेटेड है, संसद से क्या उनकी जो एक बोला जाए अटैचमेंट और रिलेशन जो बोला जाए, संसद कानून बनाती है मगर इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, वो एससी के थ्रू ही होता है, कानून को लागू किया जाता है। तो ये चीजें कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है, और इम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, और जो जितना बोला जाए, फिर आपको जैसे आप 0 FIR का देखिए, या जितने FIR लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ जो लॉ का मेंटेनेंस होता है, वो किसके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही, जो संसद के थ्रू द्वारा जो कानून बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट एससी के द्वारा होता है। और सारे जो है ना केंद्र गवर्नमेंट से लेके राज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तक का, जो राज गवर्नमेंट को बोला जाए वो, या यूनियन टेरिटरी, हर जगह पे लागू होता है, ठीक। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या है, नया सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी स्टेट में अपने ब्रांच को गठन कर सकती है। आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 131 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार वही कानूनों का, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे किसी कानून पे कि संसद कोई कानून बना रही है और उसमें कुछ मतभेद है, तो उसमें पुनर्विचार के लिए जो है ना रिजेक्ट नहीं कर सकती है संसद के बनाए हुए कानूनों को। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस महोदय हैं, वो भेजेंगे पार्लियामेंट में संसद कमेटी के पास, तो उसको फिर से देखा जाए कि ये उसमें त्रुटि जो है ना, गलतियां हुई हैं, उसको सुधारा जाए, ठीक। उसके बाद आता है आर्टिकल 148 CAG की नियुक्ति। ये किसके थ्रू होती है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होती है, ठीक है। अब CAG मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद पहले आप जो है CAG के बारे में भी मैं बताऊंगा, इससे पहले आप हाई कोर्ट में आ जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कराए तो हाई कोर्ट का भी जो है ना इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट आता है एक 214 में आता है, आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट का गठन का आता है, ठीक। ये चीजें जो है ना, ये आपको आगे, अब आइए जो है ना आपको सुप्रीम कोर्ट का मैंने बोल ही दिया है, 120 का एससी का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन है, वो कैसे है, वो सारी चीजें। अब आइए CAG की रिपोर्ट आपको बोल रहा हूँ। CAG की रिपोर्ट आई थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का उजागर कब हुआ, किसके थ्रू हुआ था, CAG का काम क्या होता है, सरकार में जो भ्रष्टाचार होता है, सरकार के द्वारा कोई घोटाला हो गया, या तो केंद्र हो या राज्य हो कहीं पे, तो उसका जांच पड़ताल का जिम्मा और उसको उजागर करने का किसका होता है, CAG का होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल CAG का क्या है, आर्टिकल 148 में CAG की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करती है, आपको मैं बता ही चुका हूँ। ये घोटाला, ठीक ना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में गिरीश चंद्र मुर्मू जी थी, आपको पता ही है, TG सुप्रीम घोटाला जब उस टाइम में। अच्छा, ये अभी जो ये चीजें तो आपको मैंने बता दिया, ठीक ना। अब आगे आइए, आपका ये चीजें हो गया। अब अगला टॉपिक जो है आपको आर्टिकल्स 249 केंद्र और राज्य संबंध में आप आ जाइए। आर्टिकल्स 249 में राज्य सूची है। राज्य का मतलब राज्य अपने राज्यों के लिए जो कानून बनाएगी, तो वो कानून जो है मगर केंद्र के से परामर्श करके, और कानूनी व्यवस्था के जो कानून होगा उस कानून के एक सडनली उस पे पूरे इम्प्लीमेंट करके ही कानून बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है ना उसको अप्रूव्ड जब मिलेगा, उसको जब परमिशन मिलेगा तो अप्रूव्ड होगा, ठीक। ये रहा आपको राज्य सरकार का, ये अपने राज्यों के लिए। जैसे राज्य के लिए जो जैसे बगल के स्टेट राज्य के जो है सीमा से जो लगा हुआ है, तो वो हो गया, या अपने प्रदेश में जो कानूनी व्यवस्था है उसके लिए, या वहां पे रोजगार हो गए, शिक्षा हो गए अगर वो, तो ये सब सारी कानून ये आती है, किसमें आती है, आपको 249 में राज्य सूची में आती है, ठीक ना। अब आइए आर्टिकल 250 में 250 में
249 तो राज सूची हो गया, 250 आर्टिकल 250 250 में आपातकालीन के दौरान राज सूची विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। तो इसमें क्या राज को जो है ना राज सूची पे आपात के टाइम में ये कानून, मगर कानून कौन बनाएगा, क्योंकि उस टाइम में जब राज में गवर्नर रूल लागू होगा, राज्यपाल कानूनी व्यवस्था को जब चालू करेगा, अपने हाथों में लेके संचालन करेगा, तो वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो है वहां का संचालन करेगा वो अपने राज्यपाल के द्वारा, मगर केंद्र सरकार के अधीन। आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, केंद्र सरकार के अधीन के बिना जो है ना कुछ भी नहीं है, ठीक। तो जो है वो अपने राज में राज्यपालों के, तो वहां पे क्या है, कुछ शक्ति जो है ना, कुछ राइट्स है वो जो है वहां से हटा लिए जाते हैं, राज से कटौती कर दिया जाता है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ, ये चीजें हो गई। 260 अब आ जाइए आर्टिकल 262 नदी जल विवाद। नदी जल विवाद में जो है ना, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बोला, कावेरी और दामोदर का जो जल बंटवारे वाला विवाद हुआ था, गोदावरी और कावेरी का, सॉरी गोदावरी और कावेरी का जो जल विवाद हुआ था, कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु का, ठीक ना, इधर उड़ीसा का भी उसमें जो मसले आए हुए थे। तो ये जो है ना, ये जल विवादों का जो निपटारा करने के लिए क्या है, जल विवादों का क्या है, दो राज्यों के बीच में जल विवादों का निपटारा किया जाता है। ये क्या किसमें, आर्टिकल 262 में, और ये किसके, सुप्रीम कोर्ट के अधीन किए जाते हैं, ठीक। आर्टिकल 280 आर्टिकल अब आ जाइए आर्टिकल 263 आर्टिकल 263 में क्या, अंतर्राज्यीय परिषद, समझ गए। आर्टिकल ये क्या, संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद मतलब दो राज्यों के बीच में जो है ना, अगर केंद्र चाहे तो बैठक किसी विचार पे विमर्श और चर्चा विमर्श करने के लिए बुला सकती है, ठीक। आपको अब आ जाइए आर्टिकल 280, ये क्या है, वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग 15 वित्तीय आयोग का अध्यक्ष एन के सिंह थे, ठीक ना। वित्तीय आयोग जब वित्तीय क्राइसिस आती है तो वित्तीय आयोग क्या है, 10 साल में एक बार वित्तीय आयोग का गठन होता है। और जब देश में वित्तीय जो क्राइसिस होता है तो उस टाइम में भी वित्त का क्या है कि अगर नेशनल लेवल पे अगर वित्त क्राइसिस आती है तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और उससे उभरने के लिए, ठीक ना। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब मनमोहन राव कमेटी की जो आई थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे पूरे अपने देश में, तो खैर वो अगला टॉपिक में जो है ना, वो आगे चलिए, मैं आगे वो सब चीजें आपको बताते चलूंगा, ठीक ना। आप लोग सब देखते चलिए, और यहाँ पे आप लोग माइंड में अपना सब सारा कंसेप्ट और आपको फैक्ट्स और इनसाइट आपको क्लियर होता चले, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 212 अखिल भारतीय सेवा, IAS IPS। आपको जो है ना, या सिविल सर्विसेज में आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, या आप लोग जा रहे हैं इस यूपीएससी में, आप लोग संघ लोक सेवा आयोग में जा रहे हैं, तो आपको जो विशेष एक अधिकार जो मिलेगा ना, वो 312 के अधीन ही आपको एक विशेष अधिकार मिलेगा। वहां पे आपको अधिकार मिलेगा जो आपका प्रोटोकॉल का हो गया, आपका सुरक्षा का हो गया, क्योंकि आप लोग तो खुद सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, आप सुरक्षा और जनता की जो है ना सेवा के लिए जा रहे हैं। आप लॉ इन एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा तो आप पुलिस विभाग में जाके जब आप IAS होगा तो वहां पे आप लॉ देखिएगा। अगर IAS बन रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के कोर्ट कानून और व्यवस्था आपको सब देखना, शिक्षा, एजुकेशन, आपको रोड, मतलब सब कुछ आएगा आपको। तो मगर वहां पे आपको 312 क्या 312 का एक पावर आपको मिलता है। तो ये क्या है, आर्टिकल 312 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। तो ये चीजें ये बहुत पहले ये आर्टिकल्स आ चुका है, ठीक ना। मेंस प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन है और मेंस के, और इंटरव्यू में तो पता नहीं यूपीएससी कई बार, कई जैसे जिनके सिलेक्शन भी हो चुके हैं, कई लोगों से पूछा है इस पे इंटरव्यू के टाइम में, ये क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, ठीक। अब आइए आर्टिकल 315 में जो है ना, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा